हेलो फ्रेंड्स। अगर आप है यूपीएससी व बीपीएससी के एस्पिरेंट या किसी अदर स्टेट एग्ज़ाम के एस्पिरेंट, तो आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। फ्रेंड्स, हम लोगों ने इंडियन पॉलिटी के वेरी फर्स्ट वीडियो लेक्चर में ये समझा था कि इंडियन पार्लियामेंट को किस तरीके से डिवाइड किया गया है और उसका वर्किंग स्ट्रक्चर क्या है। तो आपने इसके पार्ट 1 वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट से जा कर के आप उसको देख सकते हैं। तो आज हम लोग इसके आगे बात करने वाले हैं लोकसभा के बारे में, यानी लोकसभा का किस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर का चुनाव प्रक्रिया क्या होता है, या मैक्सिमम सीट्स इसमें कितने होते हैं और किस तरीके से इसको चुनाव को करवाया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, जैसे कि इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि लोकसभा को हम लोग हाउस ऑफ द पीपल भी बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपसे एक सवाल पूछा जा सकता है कि लोकसभा का दूसरा नाम क्या है, तो ये क्या हो जाएगा, हाउस ऑफ द पीपल। तो ये हम लोग अब बात करने वाले हैं लोकसभा की बनावट के बारे में। तो लोकसभा की बनावट में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसमें अधिकतम सीटों की संख्या, यानी इसमें मैक्सिमम सीट्स कितने हो सकते हैं। तो इसमें मैक्सिमम सीट्स की जो संख्या है वो आपका क्या हो सकता है, 552, यानी इसमें मैक्सिमम सीट्स की संख्या जो है सो आपका 552 हो सकता है, जिसमें आपके 530 सदस्य राज्य को रिप्रेजेंट करेंगे। राज्य को रिप्रेजेंट कहने का मतलब ये हुआ कि उनका चुनाव जो होगा सो किसी खास राज्य के अंदर से किया जाएगा। जैसे बिहार की अगर बात की जाए तो बिहार से अगर किसी व्यक्ति की चुनाव की जा रही है तो वो आपका 530 के अंदर आएगा। और वहीं अगर बात की जाए केंद्र शासित प्रदेश के बारे में, तो ये 20 सदस्य ऐसे होंगे जो केंद्र शासित प्रदेश को रिप्रेजेंट करेंगे, और 2 सदस्य ऐसे होंगे जिसको राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट करवाया जाएगा, और वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के होंगे। नॉमिनेट कहने का मतलब ये हुआ कि ये इसका आपका इलेक्शन नहीं होगा, ये 2 सदस्य का, ये 2 सदस्य को राष्ट्रपति जी जिसको चाहेंगे, उसका कुछ योग्यता होता है, उसको मैं अगले वीडियो में आपके सामने डिस्कस करूंगा। जिसको चाहेंगे राष्ट्रपति उसको नॉमिनेट यानी नामित कर सकते हैं और उसको लोकसभा भेज सकते हैं। और वो इसका दूसरा शर्त क्या है कि वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, कहने का मतलब ये हुआ कि उस व्यक्ति का एक पेरेंट या उसका एक रिलेटिव आपके इंडिया से रिलेटेड होना चाहिए, और दूसरे पेरेंट उसके ब्रिटेन यानी इंग्लैंड से रिलेटेड होने चाहिए, तभी उस व्यक्ति को नॉमिनेट किया जाता है। और इसके कुछ और क्राइटेरिया जिसको मैं अगले वीडियो में आपके साथ अच्छे से डिस्कस करूंगा। अब इन सारे लोगों का इलेक्शन कैसे होता है, तो ये दोनों का यानी 530 और 12 वाले का, यानी स्टेट्स और आपके केंद्र शासित प्रदेश वाले का, ये डायरेक्ट इलेक्शन होता है। डायरेक्ट इलेक्शन कहने का अर्थ ये हुआ कि इनके लिए आपको वोट करने का मौका मिलता है, आप वोट करके अपने पसंदीदा उम्मीदवार को आप चुन सकते हैं। लेकिन ये दो दो सदस्य का जो नॉमिनेशन होता है, यह सिर्फ राष्ट्रपति के इच्छा पर डिपेंड करता है कि वो किसको चुन सकते हैं। अब यहाँ पर इसमें हम लोग वोट कैसे कर सकते हैं, तो ये वोट करने का हम लोगों को हक जो मिला है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के हिसाब से क्या है कि अगर कोई व्यक्ति, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, अगर वो 18 साल का हो जाता है तो उसको अपने मत के अनुसार अपने मतदान करने का, यानी अपने अनुसार अपने उम्मीदवार को चुनने का मौका मिलता है। इसमें आपके रिलीजन, आपके कास्ट, आपके कलर, आपके लिंग का इसमें कोई योगदान नहीं होता है। चाहे आप किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, आपको वोट करने का एकदम सेम या इक्वल आपको अधिकार मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक तो हम लोग समझ चुके हैं कि किस तरीके से इसका इलेक्शन होता है। तो ध्यान रखिएगा, इसके लिए हम लोग फॉलो करते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज रूल को। उसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ें तो इसमें आपका मैक्सिमम संख्या कितनी हो सकती है। लेकिन वर्तमान स्थिति में अगर बात की जाए तो वर्तमान स्थिति में लोकसभा की संपूर्ण सीटों की संख्या कितनी है, यह भी सवाल आपसे किया जा सकता है। तो अभी वर्तमान स्थिति में यानी एट द प्रेजेंट टाइम यहाँ पर आपका जो वर्तमान स्थिति में लोकसभा सीटों की जो कुल संख्या है वो आपका 545 है, जिसमें आपका 530 जो है सो आपके राज्य को प्रतिनिधित्व यानी राज्य को रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं, यानी उनका इलेक्शन जो होता है सो किसी स्पेसिफिक राज्य से किया जाता है 530 सदस्यों का। और 13 सदस्य ऐसे होते हैं जिनका इलेक्शन जो होता है वो आपका किसी यूनियन टेरिटरी से होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये दोनों इलेक्शन, ये 530 और ये 13 वाला जो इलेक्शन क्या होता है, ये डायरेक्ट इलेक्शन होता है, जिसमें आपको वोट करने का अधिकार मिलता है। इसमें आपके वोट के अधिकार को कोई भी इंसान नहीं छीन सकता है। लेकिन ये दो यहाँ पर जो आप नॉमिनेशन वाला पार्ट देख रहे हैं, 2 नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, तो ये आपका क्या होता है कि ये 2 व्यक्ति को जो है सो आपको नॉमिनेट किया जाता है, किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। उसके भी बहुत सारे रूल्स है कि उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, जो मैंने पहले भी आपको बताया, इसको मैं अगले वीडियो में अच्छे से डिस्कस करूंगा।
अब ये कैसे क्या किस तरीके से इस क्षेत्र को 545 या 552 भागों में बांटा गया है, तो इसके लिए किसी स्पेसिफिक चुनाव क्षेत्र या मतदाता क्षेत्र के हिसाब से उसको बांट सकते हैं, या इसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं कंस्टिट्यूएंसी। तो ये क्या होता है, ये एक क्षेत्र होता है जो किसी खास क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई इंसान मुंबई मुंबई से है तो उसमें भी बहुत सारे लोकसभा सीट्स होंगे, महाराष्ट्र से है तो उसमें बहुत सारे लोकसभा सीट्स होंगे, तो वो इंसान जो इलेक्शन करेगा तो वो किसी खास एरिया को रिप्रेजेंट करने का काम करेगा। तो इस तरीके से इलेक्शन होता है। यहाँ पर आपके एरिया के रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से इलेक्शन किया जाता है। अगला है आपका लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया। तो ये लोकसभा चुनाव किस तरीके से इसको कराया जाता है उसको भी हम लोग देख लेते हैं, ज़रा समझ लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि यह चुनाव प्रत्यक्ष वोटिंग के द्वारा किया जाता है। अब इसका क्या मतलब होता है प्रत्यक्ष वोटिंग का, तो कहने का अर्थ यह हुआ कि इस वोटिंग प्रोसेस में आपको वोट करने का मौका मिलता है, यानी आप अपने मत के अनुसार आप अपने पसंदीदा उम्मीदवार को चुन सकते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी एरिया से बिलोंग करने वाला हो। उसके बाद है आपका इस प्रक्रिया के लिए संपूर्ण देश को अलग अलग चुनाव क्षेत्र में बांटा जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके लिए अलग अलग कंस्टिट्यूएंसी में इसको डिवाइड किया गया है, और उस कंस्टिट्यूएंसी में से ही आपके अलग अलग व्यक्तियों को चुना जाता है। और जो व्यक्ति उन सभी व्यक्तियों में से, मान लीजिए किसी स्पेसिफिक क्षेत्र से 10 लोग अगर चुनाव में खड़े हुए हैं, तो उन 10 में से जिस व्यक्ति के पास सबसे ज़्यादा वोट होगा तो उस व्यक्ति को विजयी घोषित कर दिया जाएगा, यानी उस व्यक्ति को उस एरिया का प्रतिनिधि मान लिया जाएगा और वो लोकसभा में जाकर ओथ लेगा। ओथ लेने के बाद वो अपने एरिया के डेवलपमेंट के लिए काम करेगा। तो फ्रेंड्स ये था आपका लोकसभा से जुड़ा हुआ कुछ स्पेसिफिक नॉलेज। ये फ्रेंड्स ये आपका पार्लियामेंट का जो ये आपका एक तरीके से कोर्स जो चल रहा है ये यहीं पर समाप्त नहीं होता। इसके बाद हम लोग लोकसभा के कुछ वर्किंग प्रोसेस को देखेंगे, किस तरीके से काम करता है, इसके स्पेसिफिक पावर्स क्या है उसको हम लोग देखेंगे, और उसके आगे हम लोग बात करेंगे राज्यसभा के बारे में, और उसके सबसे लास्ट में हम लोग बात करेंगे प्रेसिडेंट और उसके पावर्स के बारे में। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये सारी चीज़ें पसंद आए तो इसको आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। इस वीडियो को आप लाइक करना ना भूलें और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर पहुंचाएं ताकि वो भी इस चीज़ का लाभ ले सकें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल।